जय हिंद दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस जीकेजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के एग्ज़ाम बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम 14 और 17 जून को है। आज 3 जून हो गया। आप सभी के पास मात्र 10 से 11 दिन समय रह गया। स्टडी का तो 10 दिन समय रह गया। इस चैनल पर हम आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं महा मैराथन के माध्यम से 2000 क्वेश्चन 9th 10th के साइंस के बुक से लेकर आए हैं, जो लगातार एक सप्ताह से चल रहा है। पर डे 50 या 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आते हैं उस 2000 में से। आज ये 9वां क्लास है आपका 2000 का। इसमें हम 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 351 से लेकर आपका 450 तक आपका क्वेश्चन, और एक सप्ताह में जितना भी 2 क्वेश्चन है आपका सब समाप्त कर देंगे। आप बने रहिए। आपका एग्जाम में जो भी प्रश्न 30 से 32 प्रश्न समान विज्ञान से आएंगे, साइंस से आएंगे, इस वीडियो से ही आएंगे। हम 100 में 100% दावेदारी दे रहे हैं आपको। अगर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न अगर इस वीडियो से नहीं आया साइंस का, तो ये जितना भी क्लास है सबको यूट्यूब से हम डिलीट कर देंगे। इतना दावेदारी ठोक रहे हैं। पीछे का मात्र कारण एक ही है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन हम लिए हैं सब 9th और 10th के सामान्य विज्ञान से एक एक थ्योरी को हम उठा लिए हैं। यहाँ तक कि आपके एग्जाम में 1 से 2 न्यूमेरिकल भी आएंगे, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से। हम कहाँ से न्यूमेरिकल आता है उसको भी हम उठा कर लेकर आए हैं इस क्लास में। इस 2000 का जो महा मैराथन का क्लास चल रहा है सामान्य विज्ञान का, बस आप बने रहिए इस चैनल पर डे 100 क्वेश्चन कराकर हम आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे सामान्य विज्ञान का। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है। दोस्तों, ये तो क्वेश्चन रिपीट कर गया, ये दूसरा बार क्वेश्चन आया है। हम आपको शुरुआती समय में ही, जब आप पीछे के क्लास देखिएगा, उसी समय बता दिए थे कि चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है। इसका एक एक एग्जाम्पल भी दे दिए थे। फिर भी हम आपको आज हम चालन का भी एग्जाम्पल देंगे, संवहन का भी एग्जाम्पल देंगे और विकिरण का भी एग्जाम्पल देंगे। तो अगर आप भूल गए होंगे, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो व्यक्ति आज पढ़ता है अगर रिवीजन नहीं होगा तो 1 से 1.5 सप्ताह में भूलना ही है, और वो कन्फ्यूजन होगा और एग्जाम में जाएगा। मानना चाहिए करेक्ट आंसर सी नंबर पर जो होगा मार देता है, ए बी गलत हो जाता है और घर पर आकर बोलता है कि रिवीजन नहीं किए थे, इसी के चलते मेरा गलत हो गया था, कन्फ्यूजन हो गया था। तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि चालन, संवहन, विकिरण के बारे में। तो चालन क्या होता है ना, ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ हो उसमें ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। कोई भी ठोस पदार्थ हो उसमें ऊष्मा का संचलन चालन विधि से होता है। मतलब एकदम ठोस होना चाहिए। क्यों हम इसलिए ठोस बोल रहे हैं कि ठोस पदार्थ के परमाणु, ठोस पदार्थ के जो परमाणु के कण होते हैं वो एकदम स्थिर रहते हैं, एकदम स्थिर रहते हैं। और चालन कहता है कि आप ठोस पदार्थ को लेकर आइए, उसके जो परमाणु के कण जहाँ स्थिर है वो स्थिर ही रहेंगे, उसके बावजूद भी हम ऊष्मा का संचरण उसके पूरे जगह कर देंगे। मान लीजिए कि 10 फीट का कोई लोहा का रड है, अगर उसका एक छोर आग में हम मतलब ऊष्मा में हम मतलब रखे हुए हैं, तो धीरे 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 कर ये वाला छोर भी क्या हो जाता है, कुछ समय बाद गर्म हो जाता है। किस विधि से? तो चालन विधि से। किस विधि से? तो चालन विधि से। तो जितना भी ठोस पदार्थ है उसमें ऊष्मा का संचलन किस विधि से होता है? चालन विधि से होता है। जबकि संवहन क्या है? जो भी पदार्थ द्रव अवस्था में हो, जो भी पदार्थ द्रव अवस्था में हो उसमें ऊष्मा का संचलन किस विधि से होता है? उसमें ऊष्मा का संचलन संवहन विधि से होता है। द्रव पदार्थ में क्या होता है? परमाणु के कण स्थिर नहीं रहते हैं, फ्लो करते रहते। फ्लो मतलब बहते रहते हैं, बहाव करने की प्रवृत्ति को फ्लो कहा जाता है। तो द्रव पदार्थ जैसे पानी है, एक जगह गिराइएगा तो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, क्योंकि उसके परमाणु के कण क्या है? स्थिर नहीं है, इधर उधर फैल जाते हैं। इसी कारण उसमें फ्लो करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसका घनत्व जो होता है ठोस से कम होता है। तो जिसमें भी फ्लो करने की प्रवृत्ति अर्थात बहने की प्रवृत्ति होती है उसे संवहन विधि के द्वारा गर्म किया जाता है। अर्थात मान लीजिए कोई केतली हुआ, अगर इसमें हम दूध को रख दिए हैं, दूध को, कच्चा दूध को रख दिए हैं उबालने के लिए, तो हम इसको अगर नीचे से ज्वाला प्रदान करते हैं, गैस को जला देते हैं,
तो 10 मिनट बाद ये दूध क्या होने लगते हैं, उबलने लगते हैं और खौलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, खौलने लगते हैं। मतलब खौलने के क्या कहा जाता है, उसके परमाणु के कण एकदम गतिशील अवस्था में हो जाते हैं कि नीचे वाला गर्म हो गया तो फिर नीचे वाला ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाला ठंडा है तो नीचे आ जाएगा, मतलब एकदम गतिशील हो जाते हैं। और जितना ज्वाला दीजिएगा उतना ही अधिक गतिशील हो जाएगा। कौन, द्रव अवस्था मतलब दूध। तो वही आपसे फिर विकिरण क्या है, तो जो पृथ्वी को ऊष्मा मिलता है सूर्य से, ये विकिरण के माध्यम से मिलता है। इसमें परमाणु के जो कण होते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो जहाँ है वहीं पर रहेगा, लेकिन ऊष्मा का जो ऊष्मा आएगा उसको क्या करेगा, सोख लेगा। जैसे पृथ्वी जहाँ है वहीं पर है, सूर्य बहुत दूर से ऊष्मा दे रहा है, पृथ्वी उस ऊष्मा को सोख लेती है। किस कारण, तो विकिरण के कारण। किस कारण, विकिरण के कारण। तो ठोस गर्म होता है चालन के कारण, द्रव गर्म होता है संवहन के कारण, पृथ्वी गर्म होती है बिक्री के कारण, विकिरण के कारण। पृथ्वी गर्म होती है विकिरण के कारण। आप एग्जाम्पल भी समझ गए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कि विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होती है। अभी तो बोले कि जो भी द्रव पदार्थ है, जो भी द्रव पदार्थ है वो किस विधि से गर्म होता है, तो संवहन विधि से गर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तित प्रकाश में, कौन सा किरण में, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो यही कह रहा है कि परावर्तित प्रकाश में देखिए एक एथी हो गया, समतल दर्पण हो गया। जब इस पर किरण पड़ती है, जब इस पर किरण पड़ती है तो इसे आपतित किरण कहते हैं, और जब टकरा कर जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो उसी से क्वेश्चन बना हुआ है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करता है। तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा होती है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। आपतन कोण, मान लीजिए कि ये कोई एक समतल दर्पण है, मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है, इधर से प्रकाश को हम छोड़ रहे हैं तो इसे आपतित प्रकाश कहेंगे, लेकिन इधर से टकरा कर प्रकाश चल जाती है, इसे परावर्तित प्रकाश कहेंगे। बीच में जो होता है एक अभिलंब होता है, बीच में क्या होता है, इस अभिलंब होता है। लेकिन ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसी को आपतन कोण कहा जाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको परावर्तित कोण, परावर्तन कोण कहा जाता है। तो ये जो मान लीजिए कि ए जो दिए हैं, ए कोण दिए हैं, ये कौन सा कोण हुआ, आपतन कोण हुआ। तब परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ये जो आपतन कोण है इस पर निर्भर नहीं करती है। आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। ध्वनि, तरंग, प्रकाश, आपके एग्जाम में हो ही नहीं सकता है कि ध्वनि से प्रश्न न हो, प्रकाश से प्रश्न न हो, तरंग से प्रश्न न हो। ये सब क्या है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्न ना हो। ये सब क्या है, फिजिक्स का रीड है। जब आप 9th 10th में पढ़िएगा तो आपको प्रकाश ही पढ़ना है, ध्वनि ही पढ़ना है, तरंग ही पढ़ना है फिजिक्स में, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ये भी हम बता दिए थे कि ध्वनि के चाल घनत्व पर सीधा संबंध होता है। ध्वनि के चाल और घनत्व पर सीधा संबंध होता है। जिस वस्तु का घनत्व सबसे अधिक उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक, जिस वस्तु का घनत्व सबसे कम ध्वनि की चाल सबसे कम, और जिस वस्तु में घनत्व ही नहीं पाया जाएगा उस वस्तु में ध्वनि की चाल ही नहीं संचरण करेगा। एग्जाम्पल जैसे निर्वात होता है। मान लीजिए एक जगह लकड़ी है, एक जगह आपका लोहा है और एक जगह आप प्लास्टिक को रख दिए हैं और एक निर्वात है। अगर उसमें हम पूछें कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होगा, तो लोहा, प्लास्टिक, निर्वात और में लकड़ी में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, लोहा में होगा। क्यों, लोहा का घनत्व जो उसका अंतरानिक आकर्षण बल है बहुत ही मजबूत होता है, अंतरानिक स्थान होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। और जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा, जिस वस्तु का घनत्व सबसे ज़्यादा उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा, क्योंकि घनत्व और ध्वनि की चाल में डायरेक्ट संबंध होता है। तो इसीलिए ठोस पदार्थ जितना
अधिक से अधिक ठोस पदार्थ रहेगा उसमें ध्वनि की चाल उतना ही अधिक होगा। वैसे ही 353 नंबर क्वेश्चन आपसे किया हुआ है कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होगा। तो ठोस में तो सबसे अधिक होता है, ठोस में तो सबसे अधिक होता है, ठोस के बाद द्रव में अधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है। और निर्वात में तो घनत्व ही नहीं पाया जाता है, इसलिए निर्वात में ध्वनि की चाल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में किया है कि ध्वनि की चाल सबसे कम, शून्य का बात नहीं किया है, सबसे कम का बात किया है। कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि की चाल इनमें से किसमें शून्य होगा, तो उसी समय हम हाथ चाट देकर मार देते ऑप्शन नंबर डी निर्वात, क्योंकि सर इसमें ध्वनि की चाल शून्य होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होता है, तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि सर ठोस, द्रव, गैस में ध्वनि की चाल गैस में सबसे कम होगा, गैस में सबसे कम होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ठोस, द्रव, गैस में जो घनत्व होता है गैस में सबसे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। इसलिए ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगा, इन तीनों में सबसे कम गैस में ही हो जाएगा। आइए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या होता है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज मतलब ठंडा कर देता है। आजकल तो बहुत बड़ा बड़ा रेफ्रिजरेटर आ गया है, दही ठंडा करने के लिए, कोका कोला ठंडा करने के लिए। घर में आप बहुत बड़ा बड़ा फ्रिज आ गया है कि पूरा खाना रख दीजिए, गर्मी के दिन में ठंडा ही ठंडा रहेगा। वही आपसे क्वेश्चन किया है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कह रहा है कि तापमान को कम करना, हिमांक तापमान को बढ़ाना, एक समान तापमान को बढ़ाए रखना। जी, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य काम यही होता है कि एक समान तापमान को बनाए रखना, एक समान तापमान को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। अगर रेफ्रिजरेटर देखिए, रेफ्रिजरेटर जो होता है तापमान को कम करता है, लेकिन थर्मोस्टेट है तो अगर तापमान को कम कर दिया तो वही तापमान रहेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। और रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है कि तापमान को ठंडा करना। ये कहाँ होता है, मतलब फ्रिज में होता है। बहुत बड़ा बड़ा फ्रिज हो गया, वहीं पर क्या देखने को मिलेगा, रेफ्रिजरेटर देखने को मिलेगा। उसी में क्या होगा, थर्मोस्टेट होगा। तो रेफ्रिजरेटर क्या कर देता है, तापमान को कम कर देता है, और थर्मोस्टेट क्या करता है, एक समान तापमान को बनाए रखता है, एक समान तापमान को बनाए रखता है। आइए देखते हैं कितना 355 नंबर क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन 355 नंबर क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन 355 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य की किरणों में मुख्य कितना रंग होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया, सूर्य के किरणों में मुख्य रंग कितना होती है। जब आप सूर्य के प्रकाश को मान लीजिए कि ये क्या हुआ, प्रिज्म हो गया। मान लीजिए कि ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। मान लीजिए कि ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। फिर से बनाइए, मान लीजिए कि ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। जब आप इस पर सूर्य के प्रकाश को प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब डालते हैं, तो उधर क्या करती है, जब उस कांच से टकराकर उधर जब जाती है तो 7 रंगों में क्या होती है, वर्ण विच्छेदित 7 रंगों में विभाजित होती है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभाजित कर देती है। सबसे ऊपर कौन सा होगा, सबसे ऊपर आपको लाल देखने को मिलेगा। सबसे नीचे क्या होगा, सबसे नीचे आपको बैगनी देखने को मिलेगा। बीच में कौन सा रंग होता है, बीच में हरा रंग होता है। तो बोलिएगा कि सर सबसे ऊपर लाल क्यों होता है, सबसे ज्यादा लाल क्यों दिखाई देता है। तो जिस भी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो सबसे अधिक दिखाई देगा। जिस भी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा वह सबसे अधिक हार्ड कड़ा दिखाई देगा, मतलब सबसे ज्यादा दिखाई देगा। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा वो कम दिखाई देगा। ठीक है ना। तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है, प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। तो कहिएगा कि सर किस प्रकाश का, 7 को प्रकाश आपने बता दिया है, तो किस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। तो जी, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और
इसी कारण जब इंद्रधनुष भी बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो सूर्य के प्रकाश जब बादल से टकराता है और उसके विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के आकार ही अर्धगोलाकार में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सर सबसे ऊपर लाल रंग का तरंग है, सबसे अधिक होगा तो सबसे ऊपर लाल रंग, नीचे बैगनी रंग, बीच में क्या? बीच में हरा रंग। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन धनुष के ऊपर में कौन सा रंग पाया जाता है? लाल। सबसे नीचे बैगनी। सबसे बीच में कौन पाया जाता है? तो नीचे भी 3 रंग, नीचे भी 3 रंग, ऊपर भी 3 रंग, बीच में चौथा नंबर पर हरा रंग पाया जाता है। यहाँ तो क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया। 355 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य की किरणें में कुल कितने रंग पाए जाते हैं? तो बस इसका आंसर तो अब आप मारिएगा, हम क्या मारेंगे? जैसे कि आप बोल दीजिएगा कि सर 7 रंग पाया जाता है। आइए देखते हैं 356 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 356 नंबर क्वेश्चन आपसे यही बता रहा है कि किस रंग के प्रकाश का विक्षेपण या झुकाव प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक होता है। तो अभी तो हम आपको बताएं कि जब आप प्रकाश को, मान लीजिए कि ये प्रिज्म है, तो जब आप प्रकाश इस पर जाते हैं, अब प्रकाश क्या होती है? परावर्तित होती है, तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। सबसे ऊपर क्या होता है? लाल होता है। और सबसे नीचे हम क्या बताए थे? सबसे नीचे आपको बताए थे बैगनी। सबसे नीचे क्या बताए थे? बैगनी बताए थे। सबसे नीचे क्या बताए थे? बैगनी बताए थे। वही आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग का प्रकाश का विक्षेपण या झुकाव प्रिज्म में सब गुजरने पर सबसे अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा, सबसे नीचे है बैगनी, तो सबसे ज्यादा झुक कौन गया? बैगनी। सबसे ज्यादा झुक कौन गया? बैगनी। ऑप्शन नंबर ए में है लाल। नहीं, ये सबसे कम झुकता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ये सबसे कड़क दिखाई देता है। पीला, बैगनी, हरा। हरा तो सर बीच में होता है, बैगनी सबसे नीचे हो जाता है, इसलिए झुकाव सबसे अधिक किसका हो जाएगा? बैगनी का हो जाएगा। आइए देखते हैं 357 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। आपके सामने भी आंसर है। आपको अगर ये नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा कि सर जो आपने 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कराए हैं उसका हमें नोट्स भी दे दीजिए। हम फौरन 1 सेकेंड भी देरी नहीं करेंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आप इसमें आप ये 9th 10th के बुक से बना हुआ है, फिर भी हम आपको 1 सेकेंड भी डिले नहीं करेंगे। आपको जो ये 100 क्वेश्चन का नोट्स है इसको हम आपके व्हाट्सएप पर दे देंगे। आप सब एग्जाम के पहले जाइए, पढ़ लिख दीजिए और मेरे तरह ही बिहार पुलिस का आप भी जॉब कीजिए, बिहार का आप भी सेवा कीजिए। किस रंग के प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर झुकाव सबसे कम होता है? तो आपको पता है कि सर लाल का जो झुकाव होता है सबसे कम होता है, सबसे अधिक बैगनी का होता है, सबसे कम लाल का होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल का होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। आपको तो ये पता हो ही गया है, इतना ना डिस्कशन हुआ है कि आप तो बता ही दिए हैं। कह रहा है यदि किसी यदि किसी चश्मे एनक मतलब क्या होता है? चश्मा, लोग पहले इंग्लिश में बोलते एनक, ठीक है ना। तो यदि किसी चश्मे की लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब क्या होता है? आप सभी समझ गए होंगे कि प्लस जो होता है, प्लस और माइनस क्या होता है? तो चश्मा में क्या होता है? लेंस होता है। चश्मा में क्या होता है? लेंस होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चश्मा में क्या होता है? यहाँ पर आपकी लेंस के पावर +2 डायोप्टर देती है, प्लस और माइनस देगा। प्लस और माइनस का मतलब ये दर्शाता है कि जो चश्मा है वह उत्तल लेंस है। चश्मा जो है उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है प्लस में होती है, धनात्मक में होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है कैसा होती है? प्लस में होती है, धनात्मक होती है। लेकिन वहीं अवतल लेंस की जो क्षमता होती है कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए उत्तल लेंस कैसी होती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो आप बताइएगा कि सर उत्तल लेंस धनात्मक होती है। जब भी उसका पावर देगा तो प्लस में देगा, जब भी पावर देगा तो प्लस में देखा। वहीं अवतल लेंस कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। वहीं अवतल लेंस कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो आप जानते हैं कि इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है कि फोकस दूरी क्या होती है? जब आप पावर निकालिएगा, मतलब पावर निकालिएगा, तो पावर निकालने कैसे होता है? डायोप्टर में होती है। तो 1/f कर दिए, 1/f। जब आप पावर निकालिएगा तो क्या कीजिएगा? 1/f कीजिएगा। यही पावर का सूत्र होता है। 1 मिनट यथास्थिति बनाए रखिएगा। यही किसका सूत्र होता है? पावर का। 1/f, 1/f,
एफ होता है किसका सूत्र होता है, पावर का सूत्र होता है। लेकिन हमको तो निकालना है फोकस, क्योंकि पावर दिया हुआ है, तो हम फोकस निकालने के लिए एफ जब ऊपर कीजिएगा तो बाटा में 1 बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। 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 तो आप सभी यहाँ से समझ गए कि एफ बराबर में क्या हुआ, 1 बाई पी हो गया। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर क्या रख देंगे, पी का मान क्या रख देंगे, प्लस 2 डाइएप्टर रख देंगे। तो प्लस लिखे नहीं लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि जो भी मान आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस में है। लेकिन ये जब भी हम रहता है सब किस में रहता है, मीटर में रहता है। किस में रहता है, मीटर रहता है। अब मीटर को सेंटीमीटर में अगर बदलना है तो यहाँ पर एफ बराबर में क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में तो ऊपर 100 कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। 100 बटा यहाँ पर 2 कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा इसका मान, इसका मान आपको निकल जाएगा 50। कितना, 50 सेंटीमीटर। कौन से मीटर, 50 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगर आप इसको नहीं समझ रहे होंगे तो फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर आपको क्या निकलना है, फोकस निकालना है। अगर आपको क्या निकालना है, फोकस निकालना है। अगर आपको क्या निकालना है कि फोकस निकालना है, तो एफ बराबर में होता है, एफ बराबर में होता है 1 बाई पी। जो भी मान रहेगा मीटर में रहेगा, जो भी मान रहेगा मीटर में रहेगा। अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो ऊपर में 100 से गुना कर दीजिएगा। तो हम फिर यहाँ पर हमको फोकस निकालना 1 बाई एफ बराबर में 1। पी के जगह पर कितना रख देंगे, पी के जगह पर 2 रख देंगे, क्योंकि पावर कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। लेकिन ये अभी क्या है, मीटर में है। सेंटीमीटर में बदलना है तो ऊपर क्या किए, 100 से गुना कर दिए। ऊपर क्या किए, 100 से गुना कर दिए। तो 100 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50। और किस में बदले हैं, सेंटीमीटर में, सीएम सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि एफ बराबर क्या होता है, तो 1 बाई पी कहिएगा। एफ और मतलब फोकस दूरी और क्षमता में कैसा संबंध होता है, एफ बराबर 1 बाई पी का मतलब यही हुआ कि उल्टा संबंध होता है। क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। जिसका पावर जितना अधिक फोकस दूरी उसका उतना ही कम। जिसका पावर जितना अधिक, जिस लेंस का पावर जितना अधिक फोकस दूरी उसका उतना ही कम। जिसका पावर, जिस लेंस का पावर सबसे कम फोकस दूरी उसका उतना ही अधिक होता है। फोकस दूरी उसका उतना ही अधिक होता है। अगर पावर को हम एक डायोप्टर रख दें, आप पूछे कि फोकस दूरी कितना होगा, उसी समय हच्चाक देकर मारिएगा। उसको क्या कीजिएगा, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुना कर दीजिएगा, 1 से भाग दीजिएगा, तो क्या मान निकल कर आएगा, 100 मान निकल कर आएगा। तो आप यहीं पर देख लीजिए, 2 डायोप्टर दिया है तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकल रहा है। एक डायोप्टर रहता तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकलता। इसी से आप समझिए ना कि फोकस और पावर में कैसा संबंध होता है, तो सर उल्टा संबंध होता है। जिसका पावर सबसे अधिक फोकस दूरी उसका उतना ही कम, सबसे कम, और जिसका पावर कम उसका फोकस दूरी अधिक होता है। आइए देखते हैं 359 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 359 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज तार को घरेलू विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। वही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्यूज तार को घरेलू विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो सर जो फ्यूज तार होता है ना, वो क्या होता है, एक बार देखिए, श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। आपके घर में जो वायरिंग किया रहेगा वो समांतर क्रम में रहेगा। अगर पंखा को अगर ऑफ करना है तो उसके लिए स्पेशल एक स्विच होगा, उस स्विच को ऑफ कीजिएगा तो पंखा ऑफ हो जाएगा। बॉल को ऑन करना है तो बॉल के लिए एक स्पेशल स्विच होगा, उस स्विच को ऑन कीजिएगा तो आपको बॉल भी ऑन हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। अर्थात हर एक चीज का क्या होता है, स्पेशल स्विच है। लेकिन वहीं पर जो फ्यूज का तार है, अगर एक बार फ्यूज क्रॉस कर गया, उड़ गया, तो घर में जितना भी बिजली है सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो किस क्रम में होंगे, तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में एक मालिक होता है, सबका क्या होता है, एक मालिक होता है। समांतर क्रम में स्पेशल मालिक होता है। तो आपके जो फ्यूज तार होते हैं, घरेलू फ्यूज तार होते हैं, घरेलू विद्युत में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो सर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो सर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे कह रहा है, 60 कह रहा है क्वेश्चन नंबर
360 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 360 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 360 कह रहा है बस कि बिजली के हीटर का एलिमेंट बिजली के हीटर का एलिमेंट या कॉइल किस धातु का बना होता है। तो बिजली का बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है कि बिजली में मतलब बिजली के हीटर में किसका प्रयोग करता है। इतना एकदम साधारण शब्दों में पूछता है कि बिजली का जो हीटर होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो सब बच्चा को मतलब एकदम पता है कि सर जो नाइक्रोम होता है ना, नाइक्रोम का तार जालीनुमा के आकार में बनाकर बिजली के हीटर में फिट कर दिया जाता है। नाइक्रोम के तार को जालीनुमा एकदम ऐसे जलेबी जैसे छान दिया जाएगा, एकदम एकदम पूरा एकदम है पूरा जलेबी जैसा। एगो ये है हीटर हो गया, इसी में भर दिया जाएगा किसका तार को, नाइक्रोम के तार को। वही आपसे क्वेश्चन किया है 360 नंबर कि बिजली के हीटर का एलिमेंट में या कॉइल में किस धातु को बनाया होता है। आप फटाक देकर नहीं मार दीजिएगा सर, नाइक्रोम का बनाया गया रहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 361 कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का रहस्य क्या है। आपको तो कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट कर गया, आपके एग्जाम में भी आने का कितना परसेंट चांस है, 50, 100, 90? नहीं सर, 90 नहीं, 50 नहीं, 100 कहिए, कितना परसेंट, 100% चांस से यही क्वेश्चन छप जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही रिपीट कर रहा है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, हम आपको बता दिए हैं कि नाभिकीय संलयन में दो हल्के हल्के परमाणु मिलकर एक बहुत ही बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि बहुत बड़े परमाणु विखंडित होकर हल्के हल्के परमाणु का निर्माण करते हैं। नाभिकीय सूर्य में जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, दो को छोटे छोटे परमाणु हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, और हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और इसी कारण सूर्य में असीमित ऊर्जा पाए जाते हैं, सूर्य में असीमित ऊर्जा पाई जाती है। तो यहीं पर आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन हम मारे। तो भारी तत्वों का विखंडन, सर विखंडन तो होगा ही नहीं, हल्के नाभिकों का संलयन, यही तो सर आप उस समय से बता रहे हैं कि दो छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े ही परमाणु का निर्माण कर दे, उसी को क्या कहते हैं, उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो सर यहाँ पर हल्के परमाणु मतलब छोटे छोटे परमाणु मिलकर बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। कहाँ, सूर्य में। तो सूर्य में दो गैस पाया जाता है, कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो क्वेश्चन आप समझ गए कि सूर्य में भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब में भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन किसका किस में होता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होते रहता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता रहता है, और इसी के कारण क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। आइए देखते हैं 362 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल क्या होता है, D2O होता है, लेकिन यहाँ पर छड़ पूछा है, आपसे जल नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन जल इसलिए क्योंकि जल तो 2 से 3 बार प्रश्न आ चुका है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सर ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी क्या कहा जाता है, जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी क्या कहा जाता है, जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को ही क्या कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड अभी आपको यही बता रहे हैं कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, D2O, इसका नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी मंदक रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप किसकी बनी होती है। तो नियंत्रक छड़ लंबा लंबा होती है, 2 होती है। तो भारी जल में नियंत्रक छड़ के रूप आपका जो होती है कैडमियम और या बोरॉन की बनी होती है, कैडमियम या बोरॉन की बनी होती है। नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है, कैडमियम या बोरॉन की बनी होती है। आपके ऑप्शन में या तो ओनली कैडमियम दे दे या ओनली बोरॉन दे दे, या ऐसे दे कि कैडमियम या बोरॉन, कैडमियम और बोरॉन, ठीक है ना।
वही आप आंसर मारिएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपके एग्जाम में ये छपेगा। अभी तक के ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट बार पूछा हुआ है मैराथन में हमारे क्लास में, नाभिकीय रिएक्टर में। देखिए नियंत्रक भारी जल का पूछ लिया है, लेकिन नियंत्रक क्षार का जो है फर्स्ट बार ये क्वेश्चन आया है। तो नियंत्रक क्षार किसका बना होता है? तो कैडमियम और बोरॉन का बना होता है। नियंत्रक क्षार किसका बना होता है? कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग बोरॉन का बना होता है। नियंत्रक क्षार किसका बना होता है? तो कैडमियम और बोरॉन का बना होता है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सर मंदक, जब भी नियंत्रक क्षार हटाकर यहाँ पर मंदक जोड़ दें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नियंत्रक क्षार किसका बना होता है? तो कैडमियम और बोरॉन का बना होता है। आइए देखते हैं कि क्यूरी निम्नलिखित में से किसका इकाई होती है। तो हम आपको उसी समय बता दिए थे जब रेडियो एक्टिव से प्रश्न आया था, तो उसी समय हम बता दिए थे कि रेडियो एक्टिव का खोज किसने किया था, रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक कौन होता, क्या होता है। उसी समय हम बता दिए थे कि रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक क्यूरी होता है। रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। अब ये 3 से 4 बार हम बता दिए हैं। हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर ये डिस्कशन करना अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रश्न की संख्या क्या है, ज़्यादा है, समय क्या है, कम है, मेरा भी ड्यूटी है। तो आप सभी जो शुरुआती से जितना भी मैराथन हुआ है उसको देखिए, एक भी मैराथन मत छोड़िए। आपका बिहार पुलिस का एक्साइज का मतलब एग्जाम 32 क्वेश्चन आएगा, तो 32 के 32 इसी 2000 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं लगातार। ये आज 9वां क्लास है, इसी महा मैराथन में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। यही सब चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, रेलवे में टेक्नीशियन का एग्जाम हो, अगर थ्योरी से प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। तो क्यूरी निम्नलिखित में से किसका इकाई है? तो क्यूरी सर रेडियो एक्टिव की इकाई है। रेडियो धर्मिकता भी कहा जाता है उसको, रेडियो एक्टिव को रेडियो धर्मिकता की इकाई है। हम आपको यहाँ भी बता दिए थे तो कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव होगा, उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालिएगा। जब न्यूट्रॉन में प्रोटॉन से भाग दीजिएगा तो अगर भागफल 1.5 के बराबर या 1.5 से अधिक आएगा तो रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएगा। उससे अनेकों मतलब खतरनाक किरण अल्फा, बीटा, गामा ये सब निकलने लगेंगे और बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल भी आपको लिए थे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम के परमाणु द्रव्यमान 3 होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, तो उसका हम भाग दे रहे थे तो कितना रहा था? 2 आ रहा था। तो ट्राइटियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। बस यहाँ पर तो आपसे क्या पूछा था? इकाई पूछा था कि क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो होती है रेडियो धर्मिकता की इकाई होती है। क्यूरी किसका इकाई होती है? रेडियो धर्मिकता की इकाई होती है। आइए देखते हैं कि वाहनों को हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन हेडलाइट से क्वेश्चन फर्स्ट बार आया हुआ है। आपको वहाँ गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? डॉक्टर जो होता है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, करते हैं? दांत के इलाज में, कान के इलाज में, नाक के इलाज में, ये सब क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन हेडलाइट से क्वेश्चन फर्स्ट बार आया है, लेकिन डिस्कशन में हम आपको उसी समय बता दिए थे कि साइड मिरर के रूप में जब उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उसी गाड़ी में हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरी, कान का चाहे डॉक्टर हो, दांत का डॉक्टर हो, नाक का डॉक्टर हो, सभी के सभी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जब आप दाढ़ी बनवाने, शेविंग करवाने, जब आप बार्बर के दुकान में जाइएगा, जो लोग ये शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में ड्राइवर उत्तल दर्पण के, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। आज वह क्वेश्चन आ गया जो डिस्कशन आज से 3-4 दिन पहले कराए थे, आज वो क्वेश्चन आ गया कि वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 365 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर 2 गो रंग लीजिए, अगर धूप से बचना है और धूप ग्रहण करना है तो 2 गो रंग लीजिए। एक होता है उजला, एक होता है काला। काला क्या होता है?
कि जब वैसा कोई भी पदार्थ जब सभी प्रकाश के सातों रंगों को अवशोषित कर लेता है वह काला दिखाई देता है, वह काला दिखाई देता है। सबसे अधिक अगर सूर्य के प्रकाश में कोई भी अगर रंग सबसे अधिक गर्म होगा, सबसे ज़्यादा जो अवशोषित करेगा वही गर्म होगा, तो काला सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है। काला सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि सभी प्रकाश के सभी रंगों को प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सभी जितने भी रंग है सबको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। जितना भी प्रकाश है सबको अवशोषित कर लिया। कौन? काला। लेकिन सफ़ेद है कि सूर्य का प्रकाश जितना आता है सबको परावर्तित कर देता है और बहुत ही ठंडा रहता है, बहुत ही ठंडा रहता है, बहुत ही ठंडा रहता है। तो जब आप कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, आप समझ गए हो, आप इस बात से समझ गए कि काला क्या है और सफ़ेद क्या है। तो काला है कि प्रकाश का जितना सूर्य के प्रकाश का जितना प्रकाश आएगा सबको क्या करेगा, अवशोषित करेगा, जल्दी हीट हो जाएगा। और सफ़ेद क्या है, जितना भी सूर्य का प्रकाश आएगा उस सबको परावर्तित कर देगा और ठंडा ही रहेगा। तो अगर आप ऊपर काला कीजिएगा तो क्या होगा, छाता तो एकदम गर्म हो जाएगा, कहीं आग भी न लग जाए। अगर अप्रैल के महीना में, चैत के महीना में काला छाता लेकर निकल गए तो, और नीचे सफ़ेद, कोई मतलब ही नहीं है नीचे सफ़ेद रखने से। ऊपर सफ़ेद रखिएगा तो जितना भी प्रकाश आएगा, चाहे चैत का मौसम हो, भादों का हो, बैसाख का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर सफ़ेद है, प्रकाश सूर्य का प्रकाश जितना आया सबको परिवर्तित कर दिया, ठंडा रहा, और नीचे काला रखिए, कोई ना फर्क पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन मारिएगा? सर ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, क्योंकि ऊपर सफ़ेद है। ऊपर क्या है? सफ़ेद है। ठीक है ना। आइए देखते हैं 366 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो ये क्वेश्चन सर रिपीट कर गया, ये क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट कर गया, ये क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हुआ। ओजोन परत का, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन परत जो होती है सूर्य के कौन सा किरण से हमारी रक्षा करती है? तो पराबैंगनिक किरण से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत सूर्य के कौन सी किरण से हमारी रक्षा करती है? पराबैंगनिक किरण से रक्षा करती है। इससे क्या होता है, अगर पराबैंगनिक किरण अगर पृथ्वी पर आए तो क्या करेगा? तो सर पराबैंगनिक किरण अगर पृथ्वी पर आता है तो स्किन कैंसर करता है। कौन सा कैंसर करता है? स्किन कैंसर करता है। लेकिन एक ओजोन परत पाया जाता है, एक परत जो होता है वायुमंडल में, ओजोन परत पाया जाता है, जो पराबैंगनिक किरण को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। इसी के कारण एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें बताया था कि हम सभी को ओजोन परत को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हम सभी अधिक से अधिक पेड़ पौधा को लगाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधा को लगाएंगे। पेड़ पौधा क्या करता है? तो जमीन को से नमी को सोखता है और उसे वायुमंडल में छोड़ता है, जिससे वायुमंडल की क्या होती है, जो नमी होती है कैसी होती है, जो टेम्परेचर होता है कूल होता है, ठंडा होता है। जहाँ पेड़ पौधा नहीं पाया जाएगा वहाँ का वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। लेकिन 366 नंबर में आपको एक ही बात समझना है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो सर पराबैंगनिक किरण से करती है। पराबैंगनिक किरण से क्या होता है? स्किन कैंसर होता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। आइए देखते हैं 367 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेसिबल शब्द किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि ध्वनि को मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। 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 डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो सर ध्वनि जो डेसिबल है क्या वायु से संबंधित है? जी नहीं। जल से, मृदा से नहीं। डेसिबल जो होता है ध्वनि से संबंधित है, क्योंकि ध्वनि को मापा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 368 नंबर लग रहा है रिपीट कर गया, जो हम एक्सप्लेन किए थे आपके साथ वह रिपीट कर गया। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2, O4, इतना नहीं, O3 होता है। सर आपने तो बता दिया है, आप तो अंतर्यामी है, क्वेश्चन आने के पहले ही आप डिस्कशन कर दे रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं आपका एग्जाम का नैया पार लग जाएगा। कौन सी गैस हवा को सबसे अधिक प्रदूषित करती है और हीमोग्लोबिन से तेजी से जुड़ता है? तो सर बहुत ही खतरनाक गैस है, बहुत ही क्या है? खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है
क्या होता है, CO होता है। क्या होता है, CO होता है। यह बहुत ही खतरनाक गैस है। ये क्या कर लेता है, गाड़ी के धुआं से निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या निकलता है, गाड़ी के धुआं से निकलता है। कुछ मैकेनिक को हम देखते हैं कि जाके गाड़ी के धुआं को सूंघते हैं। सूंघिए मत सर, पैसा कमाइए, लेकिन आप अपना जीवन भी बचाइए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, गैस क्या होता है, सबसे अधिक प्रदूषित गैस होती है और हीमोग्लोबिन में तेजी से जुड़ देती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन तो खून को, जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको लाल तो रखता ही रखता है, लेकिन हीमोग्लोबिन आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। जब फेफड़ा में ब्लड, जब हृदय के माध्यम से, हार्ट के माध्यम से जब आपका ब्लड फेफड़ा में पंप होकर जाता है, तो फेफड़ा में ही ब्लड, आप जो सांस लिए रहते हैं, ऑक्सीजन जितना भी आया रहता है, सब ऑक्सीजन को बांध लेता है और शरीर के कोना कोना तक पहुंचा देता है। और उधर से जो कोशिका होता है, शरीर का सबसे छोटी का एक कोशिका होता है, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर उसे हीमोग्लोबिन के माध्यम से लेकर आता है और बाहर छोड़ देता है। और यही काम निरंतर चलते रहती है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड आप लीजिएगा, ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये क्या कर लेता है, हीमोग्लोबिन को कमजोर कर देता है और व्यक्ति को दम घुटने लगता है, और वैसे ही व्यक्ति की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो 369 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है। मात्र 10 दिन, किसी से कोई रिलेशन नहीं, किसी से कोई बात नहीं, गांव में 10 आदमी से छुट्टी हो जाएगा तो कोई ना फर्क पड़ता है, नौकरी हो जाएगा तो आज न तो बिहान वो बोलबे करेगा कि भैया शादी ब्याह है, चलिए आइए। उस समय आप नहीं आ रहे थे तो बोलिएगा कि सर उस समय हम अपना जीवन बनाने में लगे थे। उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है कि कितना छूटा कितना आया, क्योंकि जब आप आगे बढ़िएगा तो कुछ लोग होंगे आपसे रिश्ता ही तोड़ देंगे, जैसे मेरे साथ भी हुआ है कि चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में ऑक्सीकरण से बचने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। ऑक्सीकरण क्या होता है, जब आप चिप्स में छेद हो जाता है और दुकान से लेते हैं तो दुकानदार को बोलते हैं ये तो मेहरा गइल बा, एमें तो मजे नहीं खे, ये तो कुरकुर करते नहीं खे। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीकरण कर लिया है, ऑक्सीजन से संबंध बना लिया है और मेहरा गया है, मजा नहीं है खाने में। एकदम कुरकुरे दीजिए, नया दीजिए, एकदम जो कुरकुरे हैं मतलब उसको खाएं तो कर कर का आवाज आए। तो सर वही होता है कि चिप्स और मतलब कुरकुरे के पैकेट में किस गैस को भर दीजिएगा एकदम ताज़ा रहेगा, तो सर नाइट्रोजन को भर दीजिएगा। सर किसको भरिएगा, नाइट्रोजन को भर दीजिएगा। बाकी कोई भी गैस रहेगा तो उसको क्या कर देगा, बाकी कोई भी गैस रहेगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, वो मेहरा जाएगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो क्वेश्चन आपसे एकदम सिंपल पूछता है कि चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, N होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, आप सभी बताइएगा कि परमाणु संख्या कितना होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बन का संकेत कितना होता है, C होता है। परमाणु संख्या 100। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाद कौन सा गैस आता है, आवर्त सारणी में ऑक्सीजन आता है, इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए आएगा जब पीरियोडिक टेबल आया भी है फिर आएगा तो हम आपको बता देंगे। बस इतना समझिए कि चिप्स के पैकेट में, कुरकुरे के पैकेट में कौन सा गैस, नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7 होती है। आइए दिखाते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 371 नंबर क्वेश्चन के सोडा वाटर बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सोडा वाटर के बारे में इस पर फुल डिस्कशन हो गया है कि सोडा वाटर बनाने में, सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि सोडा वाटर बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सोडा वाटर बनाने में कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो सोडा वाटर होता है कैसा होता है, कार्बनिक होता है। कैसा होता है, कार्बनिक होता है। उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, उसमें गैस ही होती है, गैस के रूप में ही CO2 पाया जाता है, CO2 पाया जाता है, गैस के रूप में ही CO2 पाया जाता है। इसीलिए जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल को खोलिएगा ठुस देकर आवाज जाएगा, कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि सोडा वाटर बनाने में
कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सर सोडा वाटर बनाने में कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2CO3 होता है, H2CO3 होता है। आपका क्वेश्चन आ गया। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण किन गैसों को वायुमंडल में होना होता है? तो सर वायुमंडलीय गैस जो होगा कब होगा? तो वायुमंडलीय गैस आपका अगर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर पृथ्वी पर निकल रहे हैं तो कैसा वर्षा होगा? अम्लीय वर्षा होगा। अम्लीय अम्ल क्या होता है? क्षार का होता है। लवण क्या होता है? इस सब पर बहस हो गया है। बस हम इतना बता देना चाहते हैं कि जिसका पीएच मान पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। जिसका पीएच मान कितना हो? 7 से कम हो। जिसका पीएच मान क्या हो? 7 से कम हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अम्ल कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसे अम्ल कहते हैं। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, 5.5 के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है? 5.5 के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब भी निकलेगा तो क्या होगा? अम्लीय वर्षा होने के कारण हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? कि सर जब SO2 या NO2 जब पृथ्वी से निकलने लगेंगे तो जहाँ से निकलेंगे वहाँ पर कैसा वर्षा होगा? तो वहाँ पर अम्लीय वर्षा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है ना। 373 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीने की पानी में क्लोरीन मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोरीन क्या कर देता है? जो परमाणु पीने वाला पानी होता है जितना भी उसमें मतलब खतरनाक चीज होगा, जैसे जीवाणु जितना भी खतरनाक होगा सबको क्या करेगा? सबको मतलब मृत कर देगा, उस सबको हटा देगा और पानी को एकदम शुद्ध बना देगा, पीने योग्य बना देता है। वही आपसे कह रहा है कि पीने की पानी में क्लोरीन मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्लोरीनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लोरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरीनीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। क्लोरीन क्या कर देता है? पानी को एकदम पीने योग्य शुद्ध बना देता है। जितना भी नेगेटिव खतरनाक जीवाणु होते हैं सबको क्या कर देता है? मार देता है। ठीक है ना। पानी के शुद्धिकरण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्या कर देते हैं? पानी को क्या कर देते हैं? पीने योग्य बना देते हैं, 100% शुद्ध बना देते हैं। किस गैस को गंध सड़े हुए अंडे जैसी दिखाई देती है? तो भाई हम आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही खराब महकेगा, बहुत ही क्या महकेगा? खराब महकेगा। इतना खराब महकता है कि आप मतलब उससे दुर्गंध आ जाता है कि आप उसको मतलब सूंघ भी नहीं सकते हैं। किसका? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध होती है एकदम सड़े अंडे जैसी होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध होती है एकदम सड़े अंडे जैसी होती है, एकदम सड़े अंडे जैसी होती है। 375 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आग बुझाने वाले सिलेंडरों में कौन सा रसायन मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो जितना भी ये लोग अग्निशामक वाले होते हैं, चाहे आपके बड़े बड़े बिल्डिंग होता है वहाँ पर लाल रंग का एक डिब्बा रख दिया जाता है, वो क्या होता है? आग बुझाने वाला होता है। उसमें क्या होता है? उसमें आप देखिएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? यह मिलकर CO2 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? CO2 बना देते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और क्या होता है? बहुत ही कम तापमान पर ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? CO2 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो डायरेक्ट रूप से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया है, यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या दिया है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल ही क्या बना देते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल ही CO2 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? CO2 बना देते हैं। 376 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माचिस के तीली के सिरे पर कौन सी ज्वलनशील पदार्थ लगी होती है? तो फास्फोरस लगी होती है। फास्फोरस भी दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। फास्फोरस भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। क्वेश्चन आपसे महामैराथन में
जहाँ पूछे, आज पूछे, कल पूछे, परसों पूछे, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि सबसे जहरीला कौन सा फास्फोरस होता है, तो सबसे जहरीला सफ़ेद फास्फोरस होता है, सबसे जहरीला सफ़ेद फास्फोरस होता है। माचिस के तीली पर कौन सा ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो सर माचिस के तीली पर लाल फास्फोरस होता है, लेकिन सफ़ेद फास्फोरस सबसे जहरीला होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि माचिस के तीली पर कैसा ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो सर लाल फास्फोरस होता है। कैसा होता है, लाल फास्फोरस होता है। कैसा होता है, लाल फास्फोरस होता है। कैसा होता है, लाल फास्फोरस होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 377। कभी कभी ऐसा घटना देखने को मिलता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस भी हो, वही हुआ मेरे साथ अभी, लेकिन यथास्थिति बनाए रखना है। यथास्थिति नहीं बनाए रखिएगा तो घटना होने की संभावना 100% है, और रिजल्ट क्या, नौकरी से दूर आप हो जाइएगा, पूरा मतलब जितना मेहनत किए हैं सबको गंवा बैठिएगा। यथास्थिति बना रखकर मतलब 24 घंटा में, अभी के समय में 10 घंटा रह गया, अंतिम समय में 4 से 5 घंटा मोबाइल पर जो भी डिस्कशन हो रहा है, जहां भी जिस भी चैनल पर क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है वहां जाकर कीजिए। हम नहीं बोलते हैं कि आइए मेरे साइंस पढ़िए, लेकिन मेरे साइंस अगर पढ़िएगा तो डायरेक्ट 9th-10th के बुक से यह लिया गया है। 100 में 100%, 100 में 100% जो भी साइंस होगा 100 में 100% बनेगा। 100% आप सभी एक्यूरेसी दीजिएगा। 32 क्वेश्चन आएगा तो 32 का 32 क्वेश्चन इसी महामैराथन से आएगा, 2000 का महामैराथन से आएगा। आइए देखते हैं 377 नंबर क्वेश्चन। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है, तो एल्युमिनियम धातु का जो आपका निष्कर्षण होता है मुख्य रूप से बक्साइट से किया जाता है। बक्साइट उसका प्रिय अयस्क है, बक्साइट उसका प्रिय अयस्क है, बक्साइट उसका प्रिय अयस्क है। अब किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है, तो सर बक्साइट से किया जाता है। आइए देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 378 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। 378 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लोहे के मुख्य अयस्क किस लोहे से प्राप्त किया जाता है। अभी तो आप एल्युमिनियम से सुने कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, बक्साइट होता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, बक्साइट होता है। एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है, Al13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। एल्युमिनियम क्या हो गया आपका, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या हो गया, बक्साइट हो गया। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या हो गया, बक्साइट हो गया। लेकिन लोहे का मुख्य अयस्क आपसे पूछ रहा है, लोहे का मुख्य अयस्क के रूप में प्रयोग किया जाता है हेमेटाइट। लोहे का मुख्य अयस्क क्या हो गया, हेमेटाइट। वही क्वेश्चन यहाँ पर किया है कि लोहे का मुख्य अयस्क जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है वह क्या है। आप बोलिएगा सर जो हेमेटाइट है यह किसका अयस्क है, यह लोहे का, किसका, लोहे का मुख्य अयस्क है। लेकिन बक्साइट जो है किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। आइए देखते हैं 379 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 379 नंबर क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जैसे मिट्टी हो गया, रेत हो गया आदि को क्या कहा जाता है। जो भी अयस्क आप मिट्टी से निकालिएगा उसमें जो आपका जो अशुद्धि जो उपस्थित रहेंगे उसे गैंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे ऑप्शन नंबर बी, उसे गैंग कहा जाता है। अयस्क में जितना भी अशुद्धि रहेंगे उस सबको गैंग कहा जाता है। उस सबको क्या कहा जाता है, उस सबको गैंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 380 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 380 नंबर क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे की भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सर जंग कब लगता है, कोई भी लोहा को आप बाहर छोड़ दीजिए, घर से बाहर छोड़ दीजिए, अगर वह बरसात के मौसम में पानी से भीग जाए, नमी प्राप्त कर ले, वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त कर ले, ऑक्सीकरक हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, तो लोहे पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होती है, फेरिक ऑक्साइड होती है। आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लोहे का भार बढ़ जाता है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है कि लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग की परत से बचने के लिए जिंक का परत चढ़ाई जाती, सॉरी, लोहे को जंग से बचने के लिए किसका परत चढ़ाई जाती है, जिंक का परत चढ़ाई जाती है। क्या किसका परत चढ़ाई जाती है, जिंक का परत चढ़ाई जाती है कि क्या वो ऑक्सीजन से क्या करे, ऑक्सीजन ग्रहण न करे, नमी अवशोषित न करे, उससे जंग न लगे। क्योंकि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है, वह लोहा किसी काम का नहीं रह जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भार घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी में भार बढ़ जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा।
कौन सा सही होगा, बी सही होगा। आइए देखते हैं 381 नंबर क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मुख्य रूप से कौन सी धातु मिलाई जाती है। अरे भाई साहब, चारों ऑप्शनों के साथ ही तो क्या हो गया, रिपीट हो गया। हम आपको बताए थे स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा, निकेल, क्रोमियम, लोहा, निकेल, क्रोमियम को जब आप मिलाइएगा तो स्टेनलेस स्टील बनेगा। तो कहाँ दिया है निकेल क्रोमियम, तो सर निकेल, उसके बाद क्रोमियम। याद कैसे कीजिएगा, सबसे पहले स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका मिश्रण होता है, तो सबसे पहले सर लोहा, उसके बाद निकेल, उसके बाद क्रोमियम। जैसे कि लोहा सबसे आसान शब्द है, उसके बाद निकेल है, उसके बाद क्रोमियम है। लोहा निकल क्रोमियम, लोहा निकल क्रोमियम, लोहा निकल क्रोमियम से क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। आइए देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 382 नंबर क्वेश्चन। मन तो थक गया लेकिन पढ़ाएंगे, मन तो थक गया लेकिन डिस्कशन कराएंगे। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, अपना काम बनता, बाहर में जाए जानता, बाहर क्या हो रहा है, रूम से बाहर क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनाना है, पढ़ना है और नौकरी लेना है, पढ़ना है और नौकरी लेना है, पढ़ना है और नौकरी लेना है। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 382 नंबर क्वेश्चन कि टाका या शोल्डर किन दो धातुओं का बना होता है। ये भी रिपीट कर गया, जो टाइपराइटर भैया हैं उनके पैसा आज काट लिया जाएगा। कैसे टाइप कर रहे हैं, तो क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है कि शोल्डर और टाका बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ये डिस्कशन हो गया कि टीन और शीशा को जब आप मिलाइएगा तो टाका बन जाएगा। टाका किसका बना होता है, टीन और शीशा का। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि शोल्डर भी किसका बना होता है, तो टीन और शीशा का बना होता है। शीशा रहेगा ही रहेगा। शोल्डर टाका क्या करता है, किसका बना होता है, टीन और शीशा का बना होता है। किसका बना होता है, टीन और शीशा का बना होता है। टाका कहिए या शोल्डर कहिए, टाका कहिए या शोल्डर कहिए, किसका बना होता है, टीन और शीशा का बना होता है। जब आप टीवी बनवाने जाइएगा तो जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक मैकेनिक होते हैं टाका रखते रहते हैं, एक तार को उठाते हैं, टाका उठाएंगे, शोल्डर उठाएंगे, जोड़ देंगे उस तार को, किससे, शीशा और टीन का वह बना होता है। आइए देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 382 नंबर क्वेश्चन कि जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से कौन सी धातु, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं होती है। तो सर जर्मन सिल्वर में आपका चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी, चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, तो सर चांदी नहीं होता है। तो अब बोलिएगा कि सर जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तो सर जर्मन सिल्वर में तांबा होता है, जास्ता होता है, निकेल होता है। और तांबा, जास्ता, निकेल के क्या होता है, मिश्र धातु होता है, चांदी नहीं होता है। तांबा होता है, क्या होता है, तांबा होगा, जास्ता होगा, निकेल होगा, और सबका क्या होगा, मिश्र धातु पाया जाएगा, ठीक है ना, मिक्स पाया जाएगा। लेकिन चांदी 0% होता है, अर्थात नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 384 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। एकदम बर्तन जितना ज़्यादा चमकीला रहेगा ग्राहक उतना ही ज़्यादा उसको खरीदेगा, कहेगा ये तो नया है, बहुत चमक रहा है, यही तिलक में, बबुआ का तिलक में यही चढ़ेगा। तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो सर चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पढ़िए लिखिए, अगर आप लड़का है तो आपके भी जो तिलक चढ़ेगा उसमें जो एकदम चमकते हुए बर्तन चढ़ेगा उस पर जिंक ऑक्साइड का क्या होगा, परत होगा। लड़की है तो आप चमकते हुए बर्तन दीजिएगा अपने हस्बैंड के घर के वाले लोग को। आइए देखते हैं फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। अध्ययन से तो बहुत क्वेश्चन हो गया कि रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है, फलाना का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पर आया हुआ है कि फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सर फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अब 386 नंबर क्वेश्चन है आपको कि फूलों के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। मतलब फूलों का अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फूलों के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है।
फूलों के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी दिया है ऊपर, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, जबकि फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी और फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। घास का अध्ययन आ गया कि घास का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। घास के अध्ययन को ऑप्शन नंबर बी एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। आइए देखते हैं 388 नंबर क्वेश्चन। जो भी अध्ययन है रट्टा मारने वाला है, वीडियो को रोक लीजिए, चाहे आप ये नोट्स ले लीजिएगा और वहाँ पर जो भी अध्ययन है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मतलब और जो भी अध्ययन हम पढ़ा रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, इस सबको रट्टा मार दीजिए, सबको रट्टा मार दीजिए कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रट जाना है, छोड़ना नहीं है। तो वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को ऑप्शन नंबर ए डेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेट्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जीवाणुओं का खोज निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन किया था? जब आपको कोशिका के बारे में बता रहे थे कि कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मृत कोशिका का खोज कर दिया। उन्होंने क्या किया? मृत कोशिका का खोज किया था। फिर 1683 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। उसी समय हम बताए थे कि इन्हें एंटोनी वॉन लीवेनहॉक तो जीवित कोशिका का खोज किया ही किया, लेकिन इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने जीवाणु का भी खोज किया था, इन्हें जीवाणु का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जीवाणु का खोज किया था। जो हम डिस्कशन किए थे आज वह क्वेश्चन 389 नंबर में पूछ दिया कि जीवाणुओं का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। इन्होंने ही 1683 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया हुआ था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किन्हें? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक भैया को। आइए देखते हैं विषाणु का खोज मतलब वायरस का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अरे 100% आपके क्वेश्चन यहीं से छपेगा। तो वायरस का खोज इवानोव्स्की ने किया था। कौन किया था? ऑप्शन नंबर ए इवानोव्स्की ने वायरस का खोज किया था। इवानोव्स्की ने वायरस का खोज किया था, जबकि बैक्टीरिया का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। विषाणु का खोज इवानोव्स्की ने किया था। आइए देखते हैं 391 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो दूध से दही बनाने का कारण कौन सा जीवाणु है? तो आपको ये तो सब डिस्कशन में हुआ है, क्वेश्चन नहीं आया है ये वाला, लेकिन डिस्कशन में हुआ है। जब आपको लैक्टोमीटर बता रहे हैं उसी समय, जैसे दूध को किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से नापा जाता है। उसी समय हम बता दिए थे कि दूध को नापा जाता है लैक्टोमीटर से मापा जाता है। जिस दूध में क्या पाया जाएगा? क्रीम पाया जाएगा, उसका घनत्व कम होगा, लेकिन क्रीम निकालिएगा घनत्व बढ़ जाएगा। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण बनता है। दूध जो खट्टा हो जाता है, दही जो खट्टा हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड उसमें हो जाता है। लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध दही खट्टा हो जाता है। सब लॉय से है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोमीटर और लैक्टिक अम्ल सब क्या है? लॉय से है। सब दूधे दही से संबंधित है। वही यहाँ पर आज क्वेश्चन पूछ दिया कि दूध से दही बनाने का कौन सा कारण जीवाणु होती है? तो लॉ से लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होती है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध या दही खट्टा हो जाती है लैक्टिक अम्ल से। आइए देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 392 नंबर क्वेश्चन कि मानव आंत में पाए जाने वाला मुख्य और मित्र जीवाणु कौन सा है? जो मानव आंत में पाया जाता है कौन सा होता है? मित्र जीवाणु होता है। देखिए जीवाणु भी दो प्रकार के होते हैं, शत्रु जीवाणु और मित्र जीवाणु। जैसे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, वो कैसा जीवाणु है? मित्र जीवाणु है। वो दूध से क्या किए? दही कर दिए। आप लोग दही चूरा या दही का और जगह भी आप सभी क्या करते हैं? प्रयोग कर दे हैं। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु कैसा जीवाणु है? मित्र जीवाणु है। वैसे ही आपके आंत में भी एक मित्र जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? एसेरिसिया कोलाई। कौन सा? एसेरिसिया कोलाई। ऑप्शन नंबर ए एसेरिसिया कोलाई। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, बड़ा उटपुटांग है। ठीक है ना, इसको एक दो बार लिखकर इसे हाइलाइटर से हाईलाइट करके
बार बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसका कोलाई जो है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे हम भी जब पढ़ते थे तो जो वर्ड बहुत ही उटपटांग होता था तो देखते थे इसका शॉर्ट क्या है, कोलाई है, दिमाग में बैठा लेते थे कि कहीं जहाँ भी कोलाई आएगा वो क्या होता है, मित्र जीवाणु होता है, उसको हम लोग मार देंगे। ठीक है ना। आइए यहाँ पर खोज हो गया कि रेबीज के टीके का खोज और दूध के पाश्चुकरण का खोज किसने किया था। एक क्वेश्चन भी डिस्कशन हो गया है, वो क्वेश्चन भी डिस्कशन हो गया है। हम उसी समय बचा देते कि लुईस पाश्चर ने दूध का पाश्चुकरण का खोज किया था और रेबीज का टीके का खोज किया था। किसका खोज किया था? रेबीज के टीके का भी खोज और दूध के पाश्चुकरण का भी खोज। रेबीज कब होता है? रेबीज रेबिडो नामक वायरस के कारण होता है। जब कोई कुत्ता आपको काट लेगा तो क्या होगा? रेबीज हो जाएगा। कुत्ता जब आपको काट लेगा तो क्या होगा? रेबीज हो जाएगा। तो इसी कारण जैसे ही कुत्ता काटता है सरकारी अस्पताल में जाइए और रेबीज का टीके का क्या कर लीजिए, सुई ले लीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो आगे चलकर जब आपको हाइड्रोफोबिया होगा तो आप क्या कीजिएगा, रेबीज के कारण ही हाइड्रोफोबिया हो जाता है और उसमें जैसे ही हाइड्रोजन मतलब जैसे ही बरसात का मौसम होगा, घटा गिरेगा, बारिश होगा, आप क्या बन जाइएगा? कुत्ता बन जाइएगा। अब भों भों लगिएगा चिल्लाने। क्यों? क्योंकि आपने रेबीज के टीके का सुई नहीं लिया है। और वही रेबीज के टीके का खोज कौन किया है? लुईस पाश्चर ने किया है। ठीक है ना। पाश्चुकरण का खोज कौन किया है? लुईस पाश्चर ने किया है। बहुत बड़ा इनका योगदान है। आज हम लोग सुधा हो गया, अमूल हो गया, 1-2 दिन पहले भी दूध आता है उसको ले लेते हैं, फटता नहीं है क्योंकि उसको क्या किया जाता है? पाश्चुकृत किया जाता है। और ये इसका खोज कौन किया है? लुईस पाश्चर ने किया था। आइए देखते हैं 394 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ मतलब खुरपका और मुंह पका, खुरपका और मुंह पका, कौन सा पका? खुरपका और मुंह पका बीमारी किसके कारण होता है? उसको इंग्लिश में कहा जाता है फूड एंड माउथ। मवेशियों में होता है, गाय हो गया, भैंस हो गया, खाना पीना छोड़ देती है क्योंकि उसमें खुरपका और मुंह पका नामक बीमारी हो जाता है। यह किसके कारण होती है? तो यह विषाणु वायरस जनित रोग है। खुरपका और मुंह पका किसके कारण होती है? तो ये सर विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। आइए देखते हैं 395 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सर 395 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ मुख्य रूप से किस रूप में रहता है? कवक में संचित, कवक जो होती है इसका कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की जो होती है इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? काइटिन की बनी होती है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है 395 नंबर के, कवक में संचित भोज्य पदार्थ मुख्य रूप से किस में रहता है? तो ग्लाइकोजन में रहता है। किस में रहता है? ग्लाइकोजन में रहता है। कवक में मुख्य भोज्य पदार्थ किस में रहता है? ग्लाइकोजन में रहता है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ किस में रहता है? ग्लाइकोजन में रहता है। यहाँ पर 396 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकोन को कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स कहा जाता है। आइए देखते हैं क्या देखते हैं 397 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपके एग्जाम में छपेगा, घबराइए मत, यथास्थिति बनाए रखिए। चट्टानों या पत्थरों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं? अभी तो आपने पेड़ पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहा है। अब पढ़िए कि चट्टानों या पत्थरों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो साक्षी कोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साक्षी कोल्स कहा जाता है। चट्टानों और पत्थरों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? साक्षी कोल्स कहा जाता है। वर्ड जो है थोड़ा उटपटांग है, आप लोग इसे हाईलाइट कर बार बार पढ़िएगा। बार बार पढ़ने से मन हल्का हो जाता है। मन हल्का हो जाता है इसका मतलब कुछ और मत सोचिएगा। क्वेश्चन हल्का होगा, मन भी हल्का होगा, रिजल्ट भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रदूषण संकेत माना जाता है? जहाँ SO2 प्रदूषण अधिक हो वहाँ यह नहीं उगता है। देखिए SO2 क्या करता है? अम्लीय वर्षा कर देता है। तो जहाँ भी SO2 अधिक होगा वहाँ यह नहीं उगता है। इसका उत्पत्ति ही वहाँ पर नहीं होगा। तो लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। इसीलिए कहा जाता है जो लाइकेन है ना, लाइकेन जीव है वो प्रदूषण संकेतक जीव है।
प्रदूषण संकेतक ये है। जहाँ लाइकेन उग गया वहाँ पर समझिए वहाँ पर प्रदूषण नहीं है, वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं है। लेकिन जहाँ पर लाइकेन नहीं उगा वहाँ पर समझिएगा कि ये क्या है, प्रदूषित है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, SO2 है। अब क्या होगा, अम्लीय वर्षा होगा। 399 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति जगत का एम्फीबिया या उभयचर वर्ग किसे कहा जाता है। तो वनस्पति जगत का एम्फीबिया या उभयचर वर्ग जो होता है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। आइए देखते हैं 400 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन कि किस पौधों को सजीव जीवाश्म कहा जाता है। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पौधों को सजीव जीवाश्म कहा जाता है। तो नाभिकीय थी साइकस को क्या कहा जाता है, आपका सजीव जीवाश्म कहा जाता है। साइकस को सजीव जीवाश्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, क्या, साइकस या जिनको बाइलोबा। थोड़ा उटपटांग है ये, आपसे पूछता, आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा हाईलाइट कर कर। लेकिन खासकर ऑप्शन में आपको क्या देता है, साइकस दिया है। हम अभी तक जो जिस समय तैयारी करते थे उस समय जब ये क्वेश्चन आता था कि सजीव जीवाश्म किसे कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में क्या होता था, साइकस दिया रहता था। तो साइकस सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। 401 नंबर क्वेश्चन है कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये तो आज ही बताए हैं, उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जो भी हम डिस्कशन करा दे वो न हुआ, दो हल्के जो एथी होते हैं नाभिक होते हैं, टूटकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन। विखंडित हो जाते हैं उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्वेश्चन हो गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग किस लिए किया जाता है। आप मंदक रूप में प्रयोग देख लिए हैं, अब देख रहे हैं कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, तो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर या मंदक के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है ग्रेफाइट छड़ों का न्यूट्रॉनों की गति को मतलब धीमा करने के लिए ग्रेफाइट के छड़ का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट के छड़ का प्रयोग किया जाता है। 403 नंबर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोबाल्ट C60, कोबाल्ट कितना, CO60, कोबाल्ट कितना, कार्बन, कोबाल्ट का क्या है, कोबाल्ट का अपरूप है कोबाल्ट 60। आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह कौन सा किरणें उत्सर्जित करता है। तो आपका कोबाल्ट जो होता है ना, गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। किसका उत्सर्जन करता है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट मत बोलिएगा, कोबाल्ट 60 बोलिएगा। कैसा किरण का एथी करता है, गामा किरणें का उत्सर्जन करता है। 450 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे का पता लगाने के लिए किस वेधशाला या उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने के लिए LIGO का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, LIGO का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, LIGO का प्रयोग किया जाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला जो आपका यंत्र होता है नेफोस्कोप होता है। कौन सा होता है, नेफोस्कोप होता है। कौन सा यंत्र होता है, नेफोस्कोप से आप बादलों की दिशा और गति को मापते हैं। नेफोस्कोप से आप क्या नापते हैं, बादलों की दिशा एवं गति को आप नापते हैं। 406 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्टीमीटर से आप क्या नापते हैं। माप वाला क्वेश्चन बहुत ही भी आई क्वेश्चन है। एक और भी लगा देते हैं तो हमको कोई भी शक नहीं है एग्जाम में आपका आएगा अल्टीमीटर नापने वाला क्वेश्चन। जितना भी आएगा हाईलाइट कर नोट्स लीजिए, हाईलाइट कर पढ़ते रहिए। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं। ये जो हवाई जहाज है कितना मीटर ऊंची, कितना किलोमीटर ऊंची उड़ रही है, मीटर में मापा जाता है। ये हवाई जहाज कितना मीटर ऊंचा उड़ रही है। तो अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो उड़ते हुए विमान की वायु को मापा जाता है। 407 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब किसी वस्तु को
पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सर उसका जो भार होता है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसका भार घटकर 1/6 हो जाएगा, उसका भार घटकर 1/6 हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर आप यथास्थिति बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में छोटी बड़ी घटना होती रहती है, उससे हटना नहीं है, भड़कना नहीं है। नौकरी लेना है, वीडियो देखते रहिए, नोट्स लीजिए, पढ़िए, हाईलाइट कीजिए, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए। पढ़ाई बहुत बहादुरी का चीज़ है, हर एक कोई नहीं कर लेता है। शिक्षा उस सेन्नी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है, जो नहीं पीता है रूम बंद करके रजाई ओढ़ कर सोए रहता है, उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वही जानता है। ज़िंदगी भर वो रोएगा। आपको रोना नहीं है, आपको आज पढ़ना है, आप आज को शिक्षा का दूध जो है उसको ग्रहण करना है, तभी आप दहाड़िएगा। आप शेर हैं तभी आप शेर बनिएगा। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं 408 नंबर क्वेश्चन कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक एवं मुंह से खून आने लगते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। हम आपको बहुत समय पहले बताए थे कि वायुयान में जो स्याही बाहर निकल जाता है, पेन से स्याही बाहर निकल जाता है, उसी समय हम बताए थे कि जब आप ऊंचाई पर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा। वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा। इसी कारण पेन से स्याही आ जाता है, नाक मुंह से क्या आने लगता है? खून आने लगता है, क्योंकि प्रेशर जो हुआ कम हुआ, और जो आपका अंदर से प्रेशर है वो तो झेल लिया है कि हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पंप ज़्यादा करेगा, हार्ट जो होगा वो ब्लड का पंप ज़्यादा करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर आप जन्म से ही रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेलने का इसको आदत हो गया। लेकिन जैसे ही आप हवाई जहाज में जाइएगा प्रेशर कम हो जाएगा, और जब हार्ट पंप करेगा खून का तो आपके मुंह से नाक से क्या आने लगेंगे? खून आने लगेंगे। पेन से क्या निकल जाएगा? स्याही निकल जाएगा। वही देखिए तो किस ऑप्शन में दिया है? ए नंबर में दिया है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। जी हजूर, गलत बात है ये। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। जी हजूर, यही तो इसका सही आंसर है। मतलब ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो पर्वत पठार पर खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कम होता है और खाना बहुत ही जल्दी पक जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? अब अगर आप लेट जाइएगा तो दाब जो होगा कम होगा, और दाब कम होगा तो कम धंसिएगा। दाब बराबर क्या होता है? तो सर आप कहिएगा कि दाब बराबर क्या बराबर? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल और बटा में क्षेत्रफल। अच्छा से नहीं लिखा, हाँ अब आप समझ गए होंगे कि बल बराबर में क्षेत्रफल। अगर आप दाब देखिए दलदल में फंस गए हैं तो प्रेशर कम करना है तो क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए। अगर आप एक पैर पर खड़ा रह रहे हैं तो आपका क्षेत्रफल कम हो रहा है तो दाब सबसे अधिक लगेगा। अगर लेट जाइएगा तो आपका क्षेत्र दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेट जाइएगा तो दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। इसी कारण सलाह दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति दलदल में फंस गया है उसे सलाह दिया जाता है कि वह क्या करे? ज़मीन पर लेट जाए। ज़मीन में तब दलदल में वो नहीं धंसेगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्या हुआ? दाब प्रेशर कम लग रहा है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है कि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। जी हजूर, यही तो बात है कि क्षेत्रफल अधिक हो जाने पर दाब कम हो जाता है। आइए देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन? 410 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 410 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। क्यों आप बार बार कट जा रहे हैं सर? ठीक है ना। 411 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस को गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए आयतन और घनत्व पर मतलब यह दिया रहता है कि 0 डिग्री से 10 डिग्री की ओर जाएंगे तो आयतन और घनत्व में क्या संबंध है, और 10 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आएंगे तो घनत्व आयतन में क्या संबंध है।
तो आपको पता होना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो जब आप 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जाइएगा तो क्या होगा, पहले घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 होता है। लेकिन जैसे ही आप 4 पार कीजिएगा तो क्या होगा, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ जब जाइएगा तो जब घनत्व अधिक हो रहा है तो आयतन क्या होगा, कम होगा। आयतन क्या होगा, कम होगा, बाद में बढ़ेगा। तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। किस ऑप्शन में दिया है, पहले बढ़ेगा नहीं, पहले बढ़ेगा नहीं, पहले क्या होगा, घटेगा, पहले क्या होगा, घटेगा, पहले क्या होगा, घटेगा, फिर बढ़ेगा। इस क्वेश्चन को समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर से समझा रहे हैं, नहीं समझे तो फिर से समझा रहे हैं। आप एक ही बात को दिमाग में बैठाए रहिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होगा और आयतन सबसे कम होगा। घनत्व और आयतन में उल्टा संबंध होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होगा तो आयतन सबसे कम होगा। तो जब आप 0 डिग्री से 10 डिग्री की तरफ बढ़िएगा तो 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो जैसे 0 से 4 तक जाइएगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो आयतन क्या हो जाएगा, पहले घटेगा। तो आयतन पहले घटेगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि आयतन पहले घटेगा, क्योंकि घनत्व क्या है, सबसे अधिक है। लेकिन 4 के बाद जैसे आप बढ़िएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो घनत्व कम होते जाएगा तो आयतन क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के अनुसार। लेकिन इसी प्रश्न को फिर घुमा दे कि जब आप 10 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आइएगा तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर उसका जो आयतन होगा ना, ये क्या होगा कि जब आप 10 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आइएगा तो फिर वहाँ पर 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4 तो उस पर भी क्या होगा, धीरे धीरे घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। धीरे धीरे घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद घनत्व क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। तो उस समय भी आयतन पहले क्या करेगा, जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। यहाँ पर वही प्रश्न दिया हुआ है, उसको उल्टा दिया है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। आइए देखते हैं 412 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, मन तो मेरा भी थक गया है क्योंकि रात में ड्यूटी करके आए हैं, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आपको नहीं थकना है क्योंकि मेरा तो नौकरी हो चुका है, आपका नौकरी नहीं हुआ है। मेरा तो नौकरी हो चुका है, आपका नौकरी नहीं हुआ है। आपको अपने मम्मी पापा का कसम आपको पढ़ना है क्योंकि उनका सपना पूरा करना है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था। तो सर मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। किस ऑप्शन में है, स्नेल ने नहीं, न्यूटन ने नहीं। न्यूटन ने तो उसका विक्षेपण का खोज किया था नहीं, लेकिन यहाँ पर विद्युत चुंबकीय स्वरूप पूछा है तो मैक्सवेल किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था, मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। पानी से पैर लटकाकर बैठे हुए, मतलब पानी से पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर छोटा और उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन को घुमा दिया है, क्वेश्चन तो रिपीट कर गया। भले ये क्वेश्चन के लैंग्वेज थोड़ा टॉप किया है, लेकिन हम आपको बता दिए हैं कि जब आप 1 बाल्टी पानी भरिएगा उसमें सिक्का डालिएगा तो सिक्का उभरा हुआ दिखाई देगा, मतलब ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। जब आप मतलब 1 बाल्टी पानी भरा हुआ उसमें आप एक रड डालिएगा तो रड टेढ़ा दिखाई देगा। ये 2 घटना हुआ। प्रकाश के सूर्योदय से, मतलब सूर्य उगने के 2 मिनट पहले मतलब सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये चारों जो घटना होता है किस कारण होता है। तो चारों जो घटना होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के
कारण होता है। 4 गो घटना आपको बताएं कि 1 बाल्टी पानी लीजिएगा, उसमें एक सिक्का डालिएगा तो सिक्का उभरा हुआ दिखाई देगा, रॉड डालिएगा तो रॉड टेढ़ा दिखाई देगा, सूर्योदय एवं सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूर्य का दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद तक भी सूर्य के 2 मिनट तक दिखाई देना। मतलब आसमान क्या होता है, लाल लाल होता है, सूर्य भगवान डूब गए हैं, आसमान क्या है, लाल लाल है, तो उससे प्रतीक क्या होता है कि सूर्य भगवान अभी अभी डूबे हैं, मतलब अभी अभी क्या हुए हैं, शाम हुआ है। ये चारों के चारों घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। वही लैंग्वेज बदल दिया है कि पानी में पैर लटकाकर बैठा हुआ व्यक्ति को उसका पैर छोटा और उठा हुआ दिखाई देता है, किस कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अरे आप कैसा हूँ पूछिए ना, हम डिस्कशन करा दिए हैं, वही आप पूछिएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब तो लैंग्वेज हाई होगा, ऑप्शनवा हुए रहेगा, यही सब पढ़ना है। 600 क्वेश्चन और। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। किस परिवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। आइए देखते हैं 415 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 415 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ी के टायर या ट्यूब गर्मियों में अधिक क्यों फटते हैं। गाड़ी का जो टायर होता है गर्मी के दिनों में फट जाता है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गाड़ी का जो टायर होता है और ट्यूब गर्मियों में क्यों फटते हैं, तो गाड़ी के मतलब गर्मी के कारण हवा का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। गर्मी के कारण हवा का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी कारण सलाह दिया जाता है कि गर्मी के दिनों में अपने जो मोटरसाइकिल है, 4 चक्का स्कॉर्पियो बोलेरो है, ट्रैक्टर है, उसका जो हवा क्या रखिए, कम रखिए कि दाब ना बढ़े, नहीं तो दाब बढ़ेगा और आपका जो क्या होगा, टायर होगा, ट्यूब होगा, वो सभी के सभी क्या हो जाएगा, फट जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा है 416 नंबर कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसको भी आई भी बोल दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है सर एगो भी और लगा दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन छपेगा। 8 मिनट 20 सेकेंड, इसको लगभग 50 सेकेंड भी कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, या लगभग 500 सेकेंड लगता है। कि 8 मिनट को जब आप सेकेंड में बदलिएगा तो यहाँ रखिएगा 1 सेकेंड में कितना, मतलब 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। इसको 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हुआ, 8 छक 48, कितना हुआ 480। फिर इसमें 20 जोड़िएगा तो कितना हुआ 500 सेकेंड हो गया। आइए देखते हैं 417 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 417 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकेंड लगता है। अभी तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में आपने देखा 500 सेकेंड लगता है, लेकिन अब पूछा है कि चंद्रमा से जो परावर्तित का मतलब क्या होगा, तो चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वो अभी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, लेकिन फिर उसका जो रोशनी होता है वो पृथ्वी पर आता है। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि अंजोरिया का रात है, मतलब चंद्रमा उगा है, हमको सब वस्तु दिखाई देता है, और ऐसा घटना होता भी है। तो उस समय चंद्रमा पर सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर आता है, फिर चंद्रमा से कहाँ आता है, पृथ्वी पर आता है। इसलिए कह रहा है क्वेश्चन 417 नंबर कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकेंड लगता है, तो 1.3 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है, 1.3 सेकेंड में जो है प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आ जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं 418 नंबर प्रश्न। बोलने का तो मन नहीं कर रहा है, मन थक गया है। 418 नंबर क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट या नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन बंधुता कितना होता है। आपको हम उसी से बहुत पहले बता दिए थे, भले ही क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता से पूछा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं, उसी का एक और नाम है निष्क्रिय गैस, उसी को कहा जाता है नोबेल गैस। जब आप आवर्त सारणी पढ़िएगा तो आवर्त सारणी में वर्ग 18, वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। वर्ग किसे कहते हैं, जो ऊपर से नीचे, काहे आप भड़क रहे हैं, गलती तो हमारे में ही है, जो ऊपर से नीचे तक जो लाइन रहती है इसे वर्ग कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 18 होती है, लेकिन जो बाएं से दाएं खींचा रहता है इसे आवर्त कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। सबसे अंतिम में मतलब सबसे दाहिनी साइड जो वर्ग होती है उसे वर्ग 18 कहते हैं। वर्ग 18 में जो भी तत्व होते हैं उसे उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस 4 नामों से जाने जाती है। इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है वह कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। इसी कारण इसे निष्क्रिय गैस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होने के कारण यह किसी दूसरे तत्व से क्या
अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसको निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? क्वेश्चन हो गया है कि ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। उसके बाद हल्की कौन सी है? हीलियम है। उसके बाद क्या आ जाता है? सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम है। सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम है। सबसे हल्की धातु कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? H होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? आवारा तत्व भी कहा जाता है। किसी के साथ लव मैरिज कर अफेयर बना लेता है, अर्थात किसी भी गैस के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है। गोताखोरों द्वारा गहरे पानी में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिलाया जाता है? क्योंकि यह कम रक्त में घुलनशील होता है, सर हीलियम को मिलाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर गया, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, मन भी थक गया है। हीलियम को मिलाया जाता है। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाता है? हीलियम को मिलाता है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विज्ञापन बोर्ड और नियन लाइट में चमकीले रंग, विज्ञापन बोर्ड और नियन लाइट में चमकीले रंग उत्पन्न करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो विज्ञापन में आपको नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन बोर्ड और नियन लाइट में चमकीले रंग उत्पन्न करने के लिए नियॉन रंग का प्रयोग किया जाता है। नियॉन रंग का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं 422 नंबर क्वेश्चन कि किस अक्रिय गैस को अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? अगर इसको हम कहूँ भी आई, हमको शक है, एक और भी लगा दीजिए। 4 गो भी हुआ, अब लगाइए आई, बहुत ही उत्पन्न गैस है। बार बार आपसे पूछता है किस अक्रिय गैस को अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस जो होता है वर्ग 18 में यह गैस मौजूद है। आपको जेनॉन, जेनॉन का प्रतीक चिन्ह क्या होती है? Xe होती है। जेनॉन का प्रतीक चिन्ह Xe होती है। तो किस अक्रिय गैस को अजनबी गैस कहा जाता है? तो जेनॉन को कहा जाता है। आइए देखते हैं 423 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैंसर के उपचार में किस एकमात्र रेडियोधर्मी अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? अक्रिय गैस से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। तो कैंसर के उपचार में किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेडॉन का किया जाता है। किसका किया जाता है? रेडॉन एक अक्रिय गैस है। कैंसर के उपचार में रेडॉन अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। रेडॉन एक अक्रिय गैस होती है। विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन के साथ एक और अक्रिय गैस मुख्य रूप से भरी रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन के साथ कौन सा अक्रिय गैस मुख्य रूप से भरी होती है? तो सर आर्गन भरी होती है। AR18 में क्या होता है? आर्गन होती है। कौन सी गैस भरी होती है? सर आर्गन गैस को भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। 425 नंबर क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है। 425 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परिवार में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होती है? वर्ग 17, जैसे वर्ग 18 आप पढ़े हैं। तो वर्ग 18 को अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस भी कहा जाता है। उसका वो किसी और गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना। वैसे ही होता है वर्ग 17। वर्ग 17 को हाइड्रोजन परिवार कहा जाता है। वर्ग 17 को हाइड्रोजन परिवार कहा जाता है। वही आपसे 425 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन परिवार में सबसे अधिक अक्रियशील तत्व कौन सा होता है? तो फ्लोरीन होती है। कौन सा तत्व होता है? फ्लोरीन होती है। कौन सा तत्व होती है? फ्लोरीन होती है। फिर से समझिए कि जो वर्ग 17 का जो तत्व होगा सभी के सभी क्या होगा? हाइड्रोजन परिवार होगा। उसी से क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन परिवार में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, मतलब सबसे अधिक क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। सबसे अधिक अभिक्रिया कर लेता है कौन सा? फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। हाइड्रोजन परिवार में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। अभिक्रिया मतलब समझ गए ना कि किसी दूसरे गैस के साथ क्या कर लेगा? साठगांठ कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, एक नया ही यौगिक का निर्माण कर लेगा। कह रहा है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन गैस पानी का शुद्धिकरण कर लेता है। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। आपको तो हम बहुत पहले ही बता चुके हैं
कि पानी के शुद्धिकरण में क्लोरीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का भी प्रयोग किया जाता है। ये सब क्या करते हैं, तो पानी में जितना भी कीटनाशक पदार्थ होते हैं सबको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इसीलिए क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। 427 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, एक डॉक्टरों द्वारा निश्चित के रूप में निश्चक के रूप में प्रयुक्त होने वाला हास्य गैस क्या है। यहाँ पर लैंग्वेज हाई कर दिया है, बस यहाँ पर हंसने वाला गैस या हास्य गैस पूछ रहा है। देखिए लैंग्वेज हाई कर दिया है, आपसे एग्जाम में एक लाइन में पूछेगा कि हास्य गैस किसे कहा जाता है या हंसने वाला गैस किसे कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है ना, यहाँ पर ये 2-3 बार रिपीट कर गया, ये लैंग्वेज हाई कर दिया है, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट हम लोग खाली बोलेंगे कि हास्य गैस क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। हंसने वाला गैस किसे कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। उसका सूत्र क्या होता है, N2O होता है, बाकी कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन जो है हो चुका है कि हास्य गैस किसे कहा जाता है, एकदम सिंपल भाषा में हम पूछ दिए हैं कि फास्फोरस का कौन सा स्वरूप सबसे अधिक अस्थिर और विषैला होता है, जिसे पानी के अंदर रखा जाता है। हम तो आपको बता दिए हैं कौन सा फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। माची के तीली में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जहरीला कौन होता है, सफ़ेद फास्फोरस होता है। उसके बाद कौन सा होता है, पीला फास्फोरस होता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 428 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 429 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में ओजोन की परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है। तो हम मुख्य देखिए ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। लेकिन इसके क्षरण मतलब इसके विनाश के लिए मुख्य रूप से कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है, तो इसके विनाश के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये कहाँ से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ना, बहुत ही खतरनाक गैस है, बहुत ही खराब गैस है। जो आप AC चलाते हैं ना, AC से ही निकलता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो O3 को क्या कर देती है, हानि पहुंचाती है, इसे नष्ट करती है। अगर O3 ओजोन परत अगर कमज़ोर होगा तो पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आएगा और सभी व्यक्ति को क्या हो जाएगा, चर्म कैंसर हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है, मुख्य रूप से यौगिक क्या होती है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन में बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 430 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कृत्रिम वर्षा या काउल सीडिंग, ये हटाइए ना, क्या कहा है, हम ओनली जानते हैं कि एक होता है प्राकृतिक वर्षा जो भगवान कराते हैं, एक होता है कृत्रिम वर्षा जो वैज्ञानिक भैया लोग कराते हैं। तो कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है, मतलब किस गैस का छिड़काव किया जाता है, रसायन का छिड़काव किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। आप छाप लीजिए, आप लिख लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा, एक शब्द में क्वेश्चन रहेगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है, तो आप क्या मारिएगा, उस समय मारिएगा सिल्वर आयोडाइड। जिस ऑप्शन में रहेगा सिल्वर आयोडाइड उसको मार दीजिएगा कि सर कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड जिम्मेवार होता है, इसी का छिड़काव वैज्ञानिक भैया लोग करते हैं। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का किया जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया है फोटोग्राफी में फिक्सर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 432 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, तो फोटोग्राफी फिक्स या प्लेट पर प्रकाश की गति संवेदनशील परत बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप सभी तो अभी पढ़ें किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आप सभी अभी पढ़ें कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। वहीं आपसे क्वेश्चन उससे आगे पूछा है कि फोटोग्राफी फिल्म में या प्लेट पर प्रकाश के प्रति संवेदनशील परत बनाने के लिए, प्रकाश के प्रति संवेदनशील परत बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फिर से
31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होता है इसलिए बार बार इसको दिखा रहे हैं कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर बताएं कि सर सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फिक्सर के रूप में, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फिक्सर के रूप में, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोटोग्राफी फिल्म या प्लेट पर प्रकाश के प्रति संवेदनशील परत बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो संवेदनशील परत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो संवेदनशील परत बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। 433 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि चूहे के विष के रूप में मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो चूहे के विष के रूप में मुख्य रूप से जिंक फाइराइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिंक फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चूहे को जान से मारने के लिए जिंक फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जंग से बचने के लिए लोहे के पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता है, यह क्वेश्चन रिपीट कर गया, आप सभी को पता है कि जो जस्ते के जो परत चढ़ाई जाती है किस पर, लोहा पर, उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे ही गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यही ऑप्शन आपके यस्त लेपन, यह हटाइए, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, इसी को यस्त लेपन भी कहा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके ऑप्शन में यही आता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आइए देखते हैं 435 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। स्टैटिक जीके है, साइंस का स्टैटिक जीके है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा कौन सा है जीवित पक्षी, शुतुरमुर्ग है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। सबसे बड़ा कोशिका भी क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है, वही है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा हमिंग बर्ड, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा हमिंग बर्ड। क्वेश्चन पूछा है कि वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, सब आगे की तरफ उड़ता है, लेकिन इसमें इतना क्षमता है, इसका मुंह है आगे लेकिन ये पीछे दिशा की तरफ भी उड़ सकता है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो वह एकमात्र पक्षी ये है, हमिंग बर्ड ही है। कौन सी है, हमिंग बर्ड ही है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। सो सबसे छोटा भी पक्षी कौन है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड में एक और नया गुण पाया जाता है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी जीव कौन सा है। स्तनधारी उड़ते नहीं है लेकिन फिर भी उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी कौन सा है। तो चमगादड़ भैया है। कौन सा भैया है, चमगादड़ भैया मत कहिए, चमगादड़ दीदी कहिए, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे को जन्म नहीं देते हैं, इसलिए इसे स्तनधारी कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। फिजिक्स में हम आपको बताए हैं कि इन लोग का आँख नहीं होता है, फिर भी क्यों होते हैं, किस तरंग के कारण उड़ते हैं। क्वेश्चन हो चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडा देता है और सीधे बच्चा पैदा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडा देता है और सीधे बच्चा पैदा नहीं करता है। तो एकिडना, कौन सा, एकिडना या प्लेटिपस, एकिडना या प्लेटिपस। वर्ड थोड़ा उटपटांग है, ठीक है ना। इसको 2-3 बार देख लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है, मन हल्का हो जाएगा, मतलब आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। आइए देखते हैं 440 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। तो सर पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है। कौन सा है, ब्लू व्हेल है। पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, ब्लू व्हेल है। आइए देखते हैं 440 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में जल का अवशोषण मुख्य रूप से आहार नाली के किस भाग से होता है। मानव शरीर में जल का जो अवशोषण होता है मुख्य रूप से आहार नाल के माध्यम से किस भाग से होता है। तो जल का जो अवशोषण करता है ना, वह बड़ी आंत करता है। कौन करता है, बड़ी आंत। लेकिन पूर्ण रूप से पाचन कौन करता है, छोटी आंत करता है। और जब छोटी आंत से जो पाच्य पदार्थ रहते हैं वो बड़ी आंत में जाते हैं, तो यह अंतिम आंत, पाचन का अंतिम क्रिया होता है। यहाँ पर जल का क्या होता है,
अवशोषण होता है। जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। जब आपका छोटी आंत ऐसे बना होता है, बड़ी आंत इससे बाहर होता है, ये क्या करता है? यह जल का क्या करता है? अवशोषण करता है। आइए देखते हैं 442 नंबर क्वेश्चन के पचे हुए भोज्य का मुख्य रूप से पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? अभी तो आप पढ़े हैं कि सर छोटी आंत में भोजन का अवशोषण, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। 443 नंबर क्वेश्चन आपसे किया है कि पीलिया रोग शरीर के किस अंग को ठीक से काम न करने के कारण देता है? मतलब पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से सर यकृत प्रभावित होता है कि जिसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और पूरा शरीर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। पूरा शरीर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हो तारा पीलिया हो गई बा। तो पीलिया रोग शरीर के किस अंग को ठीक से काम न करने के कारण होता है? तो यकृत जो होता है आपका, सबसे बड़ी आंत होता है यकृत आपका ठीक से काम नहीं करता है तो क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है, जिस कारण बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो पूरा शरीर आपका पीला पीला हो जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा? पीला पीला हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है? अग्नाशय ग्रंथि है। 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मोबाइल भड़क गए थे मोबाइल भैया, आप सभी यथास्थिति बनाए रखिए, इधर उधर तत्र वत्र मत कीजिए, नहीं तो आपका जीवन खतरा में चला जाएगा। बस यथास्थिति बनाकर पढ़े रहना चाहिए। जीवन में कभी उतार कभी निचाव होते रहता है, हर एक समय एक समान नहीं रहता है। 10 दिन कुछ भी हो जाए, पढ़ना है। बाहर का हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। 444 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी को गोली मारिए, मिश्रित को गोली मारिए। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी पीयूष। अब बढ़िए कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। खाली क्वेश्चन करेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष। देखिए सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होता है, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होता है। लेकिन आपका अधिकतर ऑप्शन में पीनियल नहीं दे देता है, क्या देता है? पीयूष ग्रंथि का दे देता है। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। इंसुलिन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है, चिनिया नामक बीमारी होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है इंसुलिन का खोज सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था? तो बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। 446 नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो सर फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को प्लूरा या फुसफुस झिल्ली कहा जाता है। प्लूरा या फुसफुस झिल्ली कहा जाता है। फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को प्लूरा या फुसफुस झिल्ली भी कहा जाता है। 447 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? अच्छा से इसको जूम कर लिया जाए कि मानव हृदय को घेरने वाले सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहा जाता है? मानव हृदय को घेरने वाला सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। वहाँ पर आपसे 446 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फेफड़ा को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है, और वो आगे क्वेश्चन पूछा है कि हृदय को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। इसको अगर हम क्या कर दें, VI कर दें, कोई शक नहीं है, 100% आपका क्वेश्चन आएगा कि फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो समझ लीजिए जो आपका फेफड़ा है, जहाँ पर ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। तो फेफड़ा को ढकने वाले झिल्ली को प्लूरा या फुसफुस झिल्ली कहा जाता है। फेफड़ा को ढकने वाले झिल्ली को
प्लूरा या फुसफुस झिल्ली कहा जाता है। वहीं मानव हृदय को घेरने जो ब्लड जो एथी होता है, हार्ट होता है, उसी को हृदय कहा जाता है। तो मानव हृदय को घेरने वाले सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो सुरक्षात्मक झिल्ली को पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। हृदय को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। 448 नंबर क्वेश्चन है। 448 नंबर क्या है? क्वेश्चन है 447 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थिति किस प्रोटीन के कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भी आई दे दीजिए, भी आई दे दीजिए, स्टार मार्कर दे दीजिए, स्टार मार्कर दीजिए। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन छपेगा, यही क्वेश्चन छपेगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित किस प्रोटीन के कारण होता है? बार बार तो बता रहे हैं, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण ही आपके जो रक्त में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। वही क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जब फेफड़ा में आपका ब्लड जाएगा तो वहीं पर हीमोग्लोबिन आपके फेफड़ा आपको ऑक्सीजन को ले लेगा, सोच लेगा और शरीर के कोशिकाओं तक छोड़ेगा। उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के अंग अंग में जाता है, कोशिका तक, और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। फिर वहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन है कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक लेकर आता है और फिर जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को ले लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो श्वसन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। वही क्वेश्चन 447 में पूछा है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित किस प्रोटीन के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। स्टार मार्कर हम आपको भी आई दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 449 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना ग्राम होता है? तो सर मानव मस्तिष्क का वजन आपका 1350 से 1400 ग्राम होता है। कहीं कहीं तो 1.5 kg दे देता है, कहीं कहीं 1.5 kg देता है, लेकिन अधिकतर जगह 1350 से 1400 ग्राम आपके सरकारी बुक में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं 450 नंबर। तंत्रिका तंत्र की मूल, तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की मूल कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो सर तंत्रिका तंत्र की मूल कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी नेफ्रॉन बोल दिए थे, वो तो किडनी की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन हो जाएगा नर्वस सिस्टम का कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई, नौ से नर्वस सिस्टम और नौ से क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन होगा। तो तंत्रिका तंत्र की मूल कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। वहीं पूछे किडनी, वृक्क को ही क्या कहा जाता है? किडनी की मूल कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। लेकिन तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। दोस्तों ये रहा 100 क्वेश्चन 351 से 450। इसी का नाम है सामान्य विज्ञान महामैराथन सफलता एक्सप्रेस जीके जीएस। हम प्रण लिए हैं कि हम 2000 क्वेश्चन 9th-10th के जो सामान्य विज्ञान बुक से निकाले हैं वह क्वेश्चन आपको करा देंगे। अगर आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं तो इसी मैराथन से आएंगे, 32 क्वेश्चन आते हैं इसी मैराथन से आएंगे, 35 क्वेश्चन डाल दिया तो यही जो 2000 क्वेश्चन मैराथन का करा रहे इसी सार है। इसकी गारंटी कितना %? 100%। नहीं तो जो बोलिएगा सो। बस इस वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके हम ओनली अभी बिहार पुलिस एक्साइज का ही तैयारी करा रहे हैं, बाकी किसी भी एग्जाम को टारगेट नहीं किए हैं। तो जो भी वीडियो हम डालें आपके बिहार पुलिस एक्साइज के लिए उसका नोटिफिकेशन 1 सेकंड भी न लगे आपके मोबाइल पर चला जाए, इसीलिए बेल आइकन को भी घंटी को भी दबा दीजिए। नोट्स चाहिए कमेंट में बताइए। बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।